हेलो बच्चों, रह मेडल किसी पेड़ पे नियुक्ते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से, तब जाके मेडल मिलते हैं। दंगल मूवी का डायलॉग है। मेडल के लिए बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। रैंक अगर लानी है, भन्नाट मार्क्स अगर लाने हैं, बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करनी होगी, तब जाकर के मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। फंक्शंस में हम कई टाइप्स के फंक्शंस सीख चुके हैं और आज हमने जो चीजें सीखी हैं उन पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तबीयत मेरी काफी खराब है, बट चूंकि मैंने कहा कि मेडल किसी पेड़ पर नहीं उगते, उन्होंने पढ़ाना पड़ा है भाई। तो मैं तो आ चुका हूं आप लोगों को क्वेश्चन करवाने के लिए। आई होप आप भी उतनी ही एनर्जी में होंगे, उतनी ही शिद्दत के साथ इन सवालों को सॉल्व करेंगे जितनी एनर्जी और शिद्दत के साथ मैं यहाँ पे आपको सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। और मैं सिर्फ सवाल ही सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो सारी बातें भी आपको बताने वाला हूँ। वो डिटेल में क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा मैं आपको, क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और कहाँ कहाँ ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस तरीके से सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और शुरुआत करते हैं फिर से भन्नाट अंदाज में। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहां देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, ये इस रूट के नीचे है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने कहा था कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उनमें एक बात ध्यान रखें आप कि उनके नीचे जो क्वांटिटी है, उनका जो इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जो रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, वो ना ही नेगेटिव इनपुट लेते हैं ना ही नेगेटिव आउटपुट देते हैं, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से एक्स निकालते हैं। तो x निकालने के लिए क्या होता है, जब भी किसी इनइक्वालिटी को अपन सोल्व करते हैं, यहां पे मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ही इनइक्वालिटी सोल्विंग कैसे करते हैं बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप जो होता है इनइक्वालिटी सोल्विंग में, स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स बनाइए। आप लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स बनाइए। मेक लीनियर फैक्टर इन लेफ्ट हैंड साइड, मेक लीनियर फैक्टर्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड 0 इन राइट हैंड साइड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर्स बनाएं और राइट हैंड साइड में अपन 0 बनाएं, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है find the critical points of each linear factor and plot them on number line real number line रियल नंबर लाइन पे उनको अपन प्लॉट करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं लीनियर फैक्टर्स के। स्टेप नंबर 2 देखिए क्या है। स्टेप नंबर 2 है कि हर लीनियर फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए और उनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। तो यहां पे देखिए लीनियर फैक्टर ये है और ये वाला है। इनके क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, वो एक्स की वैल्यू होती है जहां पे लीनियर फैक्टर हमारा 0 हो, ठीक है ना। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये किस x पे 0 होगा, ये x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0। और इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिए, ठीक है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x इक्वल टू 0 आ चुका है एंड इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 आ चुका है। तो स्टेप नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, हो गया, ठीक है। अभी स्टेप नंबर 3 देखिए। स्टेप नंबर 3 क्या है, जब क्रिटिकल पॉइंट अपन निकाल लेंगे
इसके बाद ये देखिए नंबर लाइन को ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो इस नंबर लाइन को इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस नंबर लाइन को जैसे क्रिटिकल पॉइंट यहां पे मार्क करें, इस नंबर लाइन के 3 पार्ट बन चुके हैं। तो ये वाला पार्ट बन चुका है, दूसरा ये वाला पार्ट है, और तीसरा ये वाला पार्ट है। 3 रीजन में डिवाइड कर दिया है इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने नंबर लाइन को, ठीक है ना। अब क्या करना है, अपने को यह समझना है कि ये वाला रीजन हमारा आंसर होगा क्या, ये वाला रीजन हमारा आंसर होगा क्या, क्या ये वाला रीजन हमारा आंसर होगा क्या। 3 रीजन जो अलग अलग हैं, हर रीजन का अपना एक बिहेवियर होता है, तो हर रीजन के बिहेवियर को समझना है। अब हमें क्या करना है, नाउ ऑब्जर्व each region, each part of the number line, each part of the number line, नंबर लाइन के हर पार्ट को आप ऑब्जर्व करें, एंड हेंस राइट द सॉल्यूशन, और उसके बाद आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इनइक्वालिटी के। हेंस राइट द सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस आपको सीधे मिल जाएंगे। 3 पार्ट बने हैं। ये वाला पार्ट देखिए, x की वैल्यू, सबसे पहले मुझे बताएं क्या x की वैल्यू 1 अलाउड है क्या। जी हां, x की वैल्यू 1 रखने पे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है, तो x की वैल्यू 1 अलाउड है। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यूज हमारे सोल्यूशन होंगे क्या। बिल्कुल होगा, x इक्वल टू 1 हमारा सोल्यूशन होगा। x इक्वल टू 0 बताइए, क्या x इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन है क्या। x इक्वल टू 0 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है, यस x इक्वल टू 0 भी हमारा सोल्यूशन होगा। अब मुझे एक बात बताएं, 3 पार्ट बने हैं, राइट वाला पार्ट देखें, x ग्रेटर देन 1 हमारे आंसर होंगे क्या। x ग्रेटर देन 1 देखिए, x वैल्यू 1 से बड़ी डालेंगे, x वैल्यू 1 से बड़ी डालने पे ये भी पॉजिटिव होगा और ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और हमें भी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 से बड़ी जो भी रखना चाहो रख सकते हो, वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, हमारा सोल्यूशन में होगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब मुझे बताइए, क्या x 0 और 1 के बीच में ले सकते हैं क्या, x क्या 0 और 1 के बीच में ले सकते हैं क्या। अगर x 0 और 1 के बीच में ले लिया, कोई भी वैल्यू आपने, इस रीजन की कोई भी वैल्यू आपने ले ली 0 और 1 के बीच में, ये पॉजिटिव होगा। ये वाला फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला जो फैक्टर है ये नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू लेते ही ये नेगेटिव हो जाएगा। एक फैक्टर पॉजिटिव है, ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, अपना आंसर नेगेटिव आएगा। बट मुझको आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चाहिए, तो 0 और 1 के बीच का कोई भी आंसर अपने को नहीं लेना है। 0 से छोटी वैल्यूज देखिए होंगी क्या, बिल्कुल होंगी। कैसे मालूम चला, 0 से छोटी वैल्यूज अगर लेंगे तो ये वाला फैक्टर तो नेगेटिव देगा। 0 से कोई भी छोटी वैल्यू देख सकते हैं यहां पुट करके, ये नेगेटिव आंसर देगा, और ये वाला जो फैक्टर है ये भी नेगेटिव आंसर देगा। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये भी नेगेटिव आंसर देगा। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यस, 0 से छोटी वैल्यूज भी हमारे आंसर्स होंगे। तो यहां पे देख सकते हैं जो x इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं वो x कौन से हैं, -∞ से लेकर के 0, उसके बाद है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो x होंगे तो x होंगे -∞ से लेकर के 0, क्लोज्ड ब्रैकेट यहां पे लगा दी 0 पे मैंने, ठीक है ना, 0 पे क्लोज ब्रैकेट लगा दी क्योंकि 0 इंक्लूडेड है। यूनियन का मतलब ऑल्सो, ठीक है ना, और ये वाला 1 है, इस पे भी लगा दी क्लोज्ड ब्रैकेट, 1 से लेकर के इन्फिनिटी, -∞ से 0, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये हमारे x की वैल्यूज होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और यही x की वैल्यूज हमारी डोमेन बोली जाती हैं। यही हमारी क्या है, यही हमारी डोमेन है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी -∞ से 0, क्लोज्ड, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -∞ से 0, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये हो गया अपना आंसर, करेक्ट है। इसी मेथड को वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। कुछ लोग इसी मेथड को वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। वेवी कर्व मेथड में बस डायग्राम वो ऐसा कुछ बना देते हैं यूं करके,
यूं बना, ये मेरे को गंदा सा डायग्राम लगता है, मैं तो हमेशा ये वाला डायग्राम बनाता हूँ प्रॉपरली, यूं करके यूं ऐसे लाइन लगाता हूँ, ऐसे लाइन, जहाँ लाइन लगा दी इसका मतलब वो हमारे आंसर हैं। वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं, यूं करके यूं कर देते हैं इसको, इसका मतलब है भाई जहां ये ऊपर है वहां हमारा पॉजिटिव आंसर है, जैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और जब ये नीचे जा रहा है वहां नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ यूं लगा लो आप निशान, या फिर इस प्रकार से प्रॉपरली यूं लगा लो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये जो इनइक्वालिटी सोल्व करने के जो स्टेप्स हैं, ये जो तरीका है, इसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। कुछ लोगों के कमेंट भी थे, मैंने देखा, बोल रहे थे कि वेवी कर्व मेथड बताइए, तो आप लोगों के लिए मैंने बताया है वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। सवालों के थ्रू भी बहुत सारी बातें मैं सिखाता हूं, तो एक क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें कई सारी और बातें भी बताता हूं, आप उन पे भी ध्यान दिया कीजिए, है ना। मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम बातें आपको बता दी जाएं, करेक्ट है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। तो आई होप डोमेन इस फंक्शन की एकदम क्लियर होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे आपके सामने सवाल लेकर के आए हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स माइनस मॉडुलस एक्स। सिग्नम एक्स माइनस मॉडुलस एक्स का ग्राफ आप जो है ड्रॉ करके दिखाएं। सिग्नम एक्स माइनस मॉडुलस एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है। तो भाई सिग्नम जो है ना, सिग्नम के आउटपुट तो 3 हो सकते हैं, या तो -1 या फिर 0 या फिर 1, ठीक है। तो कैसा ग्राफ होगा इसका, आइए जान लेते हैं कैसा ग्राफ होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, सिग्नम का ग्राफ अगर अपने को प्लॉट करना है ना, तो सबसे पहले x माइनस मोड एक्स का बिहेवियर अपने को देखना पड़ेगा, x माइनस मोड एक्स का बिहेवियर, ठीक है ना। तो अगर x की वैल्यू 0 ले लूं, x की वैल्यू 0 ले लूं, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 होते ही सिग्नम भी 0 हो जाएगा। तो x 0 पे आउटपुट भी 0 है, तो इसका मतलब 0,0 ग्राफ 0 पे तो यहां मिलेगा 0,0 पे, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ले ली, मान लो 5 ले ली, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 5 ले ली तो इनपुट हो जाएगा 5 - 5 0। x की वैल्यू 6 ले ली तो भी 6 - 6, 7 ले ली तो 7 - 7। मतलब ये हुआ कि अगर आप x पॉजिटिव लेंगे, अगर आप x पॉजिटिव लेंगे, उस केस में सिग्नम जो है वो 0 आंसर देगा। ये बात अपने को समझ में आ गई, ये बात अपने को समझ में आ गई कि अगर आपने x पॉजिटिव ले लिया तो इसका आंसर 0 आएगा, अगर आपने x 0 ले लिया तब भी इसका आंसर 0 आएगा, है ना। x वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, ये 0 आ रहा है, ठीक है। अगर x नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव जैसे -2 ले लिया अपन ने, तो ये -2 हो गया, -2 माइनस मोडुलस -2, मोडुलस -2 होता है +2, तो -2 ये मिलकर के कितना हो गया -4। मतलब जैसे x आपने -2 ले लिया ना, तो इसका जो इनपुट है, इसका इनपुट कितना हो गया, -4 हो गया, नेगेटिव हो गया। तो x के नेगेटिव लेने पे, यहां बात समझ में आ रही है अपने को, x की नेगेटिव वैल्यू लेने पे आंसर -1 आ रहा है। x की नेगेटिव वैल्यू लेने पे आंसर कितना आ रहा है सिग्नम का, -1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, सिग्नम हमारा 0 है, ये बात अपने को समझ में आ गई। ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, ये है सिग्नम का ग्राफ। तो जब x की वैल्यू जो है अगर 0 से बड़ी है, तो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर देखिए ग्राफ लेटा हुआ है, और x की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो सिग्नम का ग्राफ जो है -1 है। ये 0, -1 पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड से शुरू होगा। यहां पे देख सकते हैं ग्रीन कलर से जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये हमारा है सिग्नम ऑफ x माइनस मोडुलस x का ग्राफ, करेक्ट है। ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था, मुझको इनपुट का बिहेवियर मालूम होना चाहिए और मुझको सिग्नम का बिहेवियर मालूम होना चाहिए। इनपुट और सिग्नम जो है दोनों का बिहेवियर मालूम है, तो अपन ने ग्राफ जो है इजिली ड्रॉ कर दिया, करेक्ट है एकदम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - x² अपॉन 1 + x²। एक फंक्शन आपके सामने है, इसकी रेंज बतानी है अपने को, ठीक है। तो बताते हैं रेंज, फंक्शन की रेंज बताते हैं। एफ एक्स है हमारे पास 2 - x² अपॉन 1 + x², ठीक है। जो 2 - x² है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 3 - 1 - x²।
पहले तो मुझे बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 - 1 जो है वो 2 होता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है ना। भाई है कुछ भी लिख सकता है, सही लिखा है लेकिन, ठीक है ना। 2 जो है वो 3 - 1 लिख दिया मैंने। डिवाइड बाय 1 + x² है, तो 1 + x² जो है ना ये इसके भी डिवाइड में कर दिया और इसके भी डिवाइड में कर दिया। किसी को कोई तकलीफ है क्या? अगर 1 + x² मैं इन दोनों के डिवीजन में कर दूं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। अब 3/1 + x² ये हो गया 3/1 + x²। यहां अगर ऊपर -1 कॉमन ले लें, ऊपर अगर -1 कॉमन ले लें तो 1 + x² से 1 + x² हो गया एकदम भन्नाट तरीके से कैंसिल, ठीक है जी। तो जो fx है ना, fx अपने को मिला 3/1 - x², 3/1 + x² -1, ठीक है। fx की शकल ऐसी थी, मैंने ये शकल से fx इस शकल का बना लिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया भाई? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब रेंज निकालते हैं ना तो मेरी कोशिश होती है, ध्यान से सुनना, रेंज निकालते हैं तो मेरी कोशिश होती है, यहां पे न्यूमरेटर भी वेरी कर रहा था, डिनोमिनेटर भी वेरी कर रहा था। मेरे को हमेशा एक वेरी होने वाली चीज बहुत पसंद है, मेरे को नहीं, मैथमेटिक्स को भी बहुत पसंद है। एक वेरी होने वाली चीज हमारे दिमाग को बहुत पसंद है। हमारे दिमाग जो है ना, हमारी जो बुद्धि है वो एक वेरी होने वाली चीज को ज्यादा अच्छे से डील कर पाता है। ह्यूमन माइंड जो है एक वेरी होने वाली चीज को ज्यादा अच्छे से डील कर पाता है। इसलिए जब भी 2 वेरी होने वाली चीज रेंज में मिलते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि एक वेरी होने वाली क्वांटिटी बन जाए। अब यहां पे देखिए मात्र एक वेरी होने वाली चीज है, यहां पे 2 चीजें थी वेरी होने वाली, तो यहां पे हम इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मैंने एक वेरी होने वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये तो लॉजिक था कि इसको यूं क्यों लिखा है इस बात का, ठीक है ना। अब एक वेरी होने वाली चीज से मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा? अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसकी रेंज निकल जाएगी। रेंज कैसे निकलेगी मुझे बताएं। जो x² है उसकी रेंज क्या होती है? मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड से रेंज निकालूंगा, ठीक है ना। किससे निकालेंगे रेंज? स्टेप बाय स्टेप, मेरा बड़ा पसंदीदा मेथड है रेंज बाय यूजिंग। किताबों में आपको नहीं मिलेगा ये, रेंज बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड, ये तुम्हारे भाई की इन्वेंशन है, ठीक है ना, तुम्हारे लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड, ठीक है ना। कालीन भैया को भी नहीं आता ये वाला तरीका तो, है ना, अपने को ही मालूम है, बड़ा सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेंज कैसे निकाली जाती है? x² को पकड़ लो, x² की जो रेंज होगी, x² की रेंज देखो क्या है, पहले 0 से इन्फिनिटी होती है, बता चुका हूं आपको। x² जो है 0 से बड़ा ही होता है, या 0 भी हो सकता है। x² की रेंज 0 से इन्फिनिटी होगी। अगले स्टेप में 1 + x² की निकालो, है ना, मक्खन तरीके से। 1 + x² की क्या होगी? अगर x² में मैं 1 जोड़ दूंगा ना तो x² की हर वैल्यू में 1 जुड़ जाएगा, तो जो चीज 0 से इन्फिनिटी है वो हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी, करेक्ट है। अब देखो 3/1 + x² की निकाल लो, 1 + x² की है तो 3/1 + x² की क्या होगी ये भी बता देते हैं। 3/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3/∞ करेंगे ना, 3/∞ करेंगे तो एग्जैक्ट 0 नहीं आने वाला, 3/∞ करेंगे तो लगभग 0 आएगा, अप्रोच करेगा 0 को। बात समझ में आ रही है आपको? तो 3/∞ जो है 3/∞ करेंगे तो लगभग 0 आएगा, ठीक है। तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए 3/1 करने से ये हो गया 3। तो मैंने रेंज निकाल दी 3/1 + x² की। किसकी रेंज निकाल दी? 3/1 + x²। की ध्यान से सुने, बड़े वाले का रेसिप्रोकल छोटा होता है इसलिए इस तरफ लिख दिया, छोटे वाले का रेसिप्रोकल बड़ा होता है इसलिए इसको इस तरफ लिख दिया रेसिप्रोकल करके, ठीक है। तो 3/1 + x² की रेंज अपने को मालूम चल गई 0 से 3। अब मेरे को निकालना है 3/1 + x² में -1 करके, ये -1 भी करना है इसमें से। तो 3/1 + x² में 3/1 + x² में -1 कर दें, 3/1 + x² में -1 कर दें तो इन सारी वैल्यूज में से -1 हो जाएगा। तो 0 में से -1 करेंगे तो -1 और 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा -1 से 2। बात समझ आ रही है आपको? और यही चीज जो थी वो fx थी। तो कुल मिला के अपन बोल सकते हैं कि भाई अपन ने fx की रेंज निकाल ली। किसकी रेंज निकाल ली? fx की रेंज निकाल ली, और वो कितनी आई? -1 से लेकर के 2 आई। fx की रेंज कितनी आई? -1 से 2। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके में क्या करते हैं अपन ना, 2 या 3 वेरी होने वाली चीजों से एक वेरी होने वाली चीज में कन्वर्ट करके, एक वेरी होने वाली चीज में कन्वर्ट करके फिर
इस छोटी सी चीज को लेकर के फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे पूरे फंक्शन की रेंज आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब आप एक वेरी होने वाली क्वांटिटी में कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है ना, नहीं तो फिर आपको दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा। ये इस सवाल को करने का एक तरीका था। इस सवाल को एक दूसरे मेथड से भी सोल्व किया जा सकता है। इस सवाल को करने का ये है एक तरीका। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं, ठीक है। 2 - x² अपॉन 1 + x² है ये मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 फंक्शन जो है आपका वो है 2 - x² अपॉन 1 + x²। क्या है 2 - x² अपॉन 1 + x²। तो fx को मान लें y, लेट fx इज इक्वल टू y। मेथड नंबर 2 को ध्यान से देखें, fx को मैंने y मान लिया, तो y जो है वो हमारा है 2 - x² अपॉन 1 + x²। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y + y² इक्वल टू 2 - x² हो जाएगा। इन देखो x² वाली टर्म्स को देखिए आप, x² इधर कितना हो जाएगा y + 1, और ये देखिए आप राइट साइड में y को लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 2 - y। तो x² की जो वैल्यू है आप वो देखिए वो आ चुकी है 2 - y अपॉन y + 1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x² जो है ना, x² ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो लेफ्ट साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो राइट साइड को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये जो राइट साइड है इसको भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक बात बता दूं मैं आपको, x की वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं और fx की वैल्यूज को रेंज बोलते हैं। fx बोले तो y की वैल्यूज को क्या बोलेंगे? रेंज। तो वैल्यूज ऑफ y यही है हमारी रेंज। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y यही फंक्शन की क्या है? रेंज है। तो यहां से जो y आने वाली है वो हमारी फंक्शन की रेंज आने वाली है, ठीक है। तो देखिए जरा, इनइक्वालिटी बन चुकी है। इनइक्वालिटी को सोल्व करने का पहला स्टेप है लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर होने चाहिए, लीनियर फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है। वो अलग बात है कि कुछ न्यूमरेटर में है कुछ डिनोमिनेटर में है, चाहे लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। पहला स्टेप होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर होने चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 होने चाहिए। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। इसका क्रिटिकल पॉइंट है y = 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट है y = -1, ठीक है। अब देखिए y = 2 हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन y = -1 नहीं हो सकता। y = 2 रखने पे ये 0 आ रहा है जो पॉसिबल है, और y = -1 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकता। मोदी जी होंगे वो भी डिनोमिनेटर 0 बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब 2 से बड़ी वैल्यूज आप देखिए, 2 से बड़ी वैल्यूज y की पुट नहीं की जा सकती। 2 से बड़ी वैल्यू y की पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अपने को चाहिए पॉजिटिव, जो कि y ग्रेटर देन 2 पे नहीं मिलेगा। -1 से छोटा y रखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, -1 से छोटा y रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, बट हमें पॉजिटिव चाहिए। -1 से 0 के बीच में आप कोई भी y रख दीजिए, -1 से 2 के बीच में, 0 के नहीं, -1 से 2 के बीच में आप कोई भी y रख दीजिए, वो वाला y यहाँ रखोगे आप -1 से 2 के बीच में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल हमारा पॉजिटिव होगा, ओवरऑल हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे -1 से 2 के बीच में y की वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई करेंगी। तो y की जो वैल्यूज हैं वो देखें जो इसमें सेटिस्फाई करेंगी वो है -1 से लेकर के 2 क्लोज्ड, और y की वैल्यूज को ही बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, -1 से 2, ठीक है। और आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा, -1 से 2 यहाँ पे जो रेंज आई है, और हमने मेथड नंबर 1 से जो किया था वहां पे जो रेंज आई थी, ठीक है ना, ये क्या हुआ? fx मिल गया हमको, fx मतलब रेंज मिल गई हमको फंक्शन की, fx को ही रेंज बोलते हैं। फंक्शन की जो रेंज है वो यहाँ पे भी -1 से 2 क्लोज्ड आई थी, और यहाँ पे भी देखिए -1 से 2 क्लोज्ड आई है। दोनों मेथड से सेम आंसर आया है, दोनों ही मेथड करेक्ट है। ये जो मेथड है इस मेथड का क्या नाम है? एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। इस मेथड का नाम है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y एंड देन प्रोसीड, और तब आगे करें आप। मतलब इस मेथड में क्या होता है कि x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करके, यहां पे क्या था,
y x की टर्म्स में था, बट यहाँ पे x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, उसके बाद फिर हमने इनइक्वालिटी सोल्व कर ली, प्रोसीड मतलब फिर आगे सोल्व कर लिया हमने। इस मेथड को मेथड नंबर 2 बोला हमने। और मेथड नंबर 1 में हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेंज निकाल दी, जो आपको पसंद आए उसी से रेंज निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेंज का है। मैं आपको बताऊं, रेंज निकालने के बहुत तरीके होते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि रेंज कैसे निकालें, फंक्शंस की कौन कौन से मेथड हैं। रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें वो सारे तरीके इकट्ठे करने होते हैं। आप अपनी नोटबुक में सारे तरीके इकट्ठे कर लीजिए, फिर जब आपके पास क्वेश्चन आए, अब ये सोचिए कि कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं, ये सवाल किस तरीके से होने वाला लगता है। ऐसे करते हुए रेंज के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। आपके तर्कश में तीर डाल लीजिए सारे के सारे। अब देखिए कि शिकार कैसा है, शिकार के हिसाब से तीर चलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो रेंज में वैसा ही है, तर्कश में बहुत सारे तरीके डाल लीजिए आप, बहुत सारे तरीके डाल लोगे अगर आप, फिर सवाल के हिसाब से जो है ना तरीका निकाल करके फिर उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रेंज का ये पूरा फंडामेंटल है। रेंज के मैं जितने भी तरीके सिखाऊं सारे स्टैंडर्ड तरीके हैं, वो सारे तरीके कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर जब सवाल आए तो सोचना इससे करूं कि इससे करूं कि इससे करूं कि इससे करूं, कौन से सवाल होगा। ऐसा जब सोचोगे तो आपको मालूम चलेगा, अरे यार ये तो इस वाले तरीके से सवाल सोल्व होगा, वो वाला तरीका लगाओ, आपको मालूम चल जाएगा और उसके बाद सवाल आप कीजिए। बात समझ आ रही है आपको। जैसे एक और सवाल आपके पास है, x + 1/x फाइंड द रेंज ऑफ fx = x + 1/x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी जो रेंज आएगी वो देखिए, समझते हैं कैसे निकालते हैं अपन इसको। इसकी रेंज निकालते हैं। इसकी जो रेंज आएगी ना वो अपने को याद भी करनी है, उसको याद भी करेंगे। जेई के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इस फंक्शन की रेंज को याद रखते हैं, ठीक है। x + 1/x, वापस बता रहा हूं आपको, x + 1/x बहुत ही शानदार फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारे पूरे कोर्स में 11-12 के कोर्स में, जेई के कोर्स में, जेई मेंस हो चाहे एडवांस्ड हो, पूरे कोर्स में x + 1/x का बड़ा मेन रोल रहता है। बहुत सारी जगहों पे ये फंक्शन देखने को मिलता है, इसलिए इस फंक्शन को अपन याद रखेंगे, ठीक है जी। इस फंक्शन को याद रखेंगे और इसके रेंज को याद रखेंगे, ठीक है जी। तो आइए शुरुआत करते हैं। भन्नाट फंक्शन है x + 1/x। रेंज निकालनी है, हमें निकालना है कि जो आउटपुट है क्या क्या दे सकता है। मुझे एक बात बताएं कि क्या x 0 हो सकता है क्या? x 0 तो हो नहीं सकता है ना, डोमेन देख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो x या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर हो सकता है x नेगेटिव। x 0 बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो अगर x पॉजिटिव है ना तब मैं सवाल सोल्व कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि x की वैल्यू अगर पॉजिटिव अपन डालेंगे, अगर x की वैल्यू अपन पॉजिटिव डालेंगे तो इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। फिर देख लेंगे x नेगेटिव डालने पे, फिर देख लेंगे x नेगेटिव डालने पे इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। तो पॉजिटिव वाला बिहेवियर नोट कर लेंगे, नेगेटिव वाला इसके आउटपुट का बिहेवियर नोट कर लेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे तो आ जाएगी रेंज, आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब देखिए जरा, ये जो x है ना, इस x को ऐसे लिख दिया, √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। x को √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2 और रूट कैंसिल होकर के वापस x आ जाएगा। 1/x जो है ना इसको लिख दिया 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और मैंने इसके अंदर क्या किया, माइनस कर दिया 2 और प्लस कर दिया 2। क्या कर दिया, माइनस कर दिया 2 और प्लस कर दिया 2, ठीक है। अब आप ये वाली क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान से देखें, इस वाली चीज को ऑब्जर्व करें, ये वाली चीज को ऑब्जर्व करें आप। ये जो चीज है ना इसको एकदम तीखी नजरों से देखिए, आप घूर करके देखिए इस चीज को। आप जब इसको घूर करके देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। ये √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। a² + b² - 2 a × b करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और -2 बचेगा। ये √x - 1/√x का क्या है, होल स्क्वायर है। और आखिर में है +2, आखिर में क्या है, +2, आखिर में +2 है। अपने को क्या करना है, fx की रेंज निकालनी है। एक बात तो तय है कि जो होल स्क्वायर होते हैं ना, होल स्क्वायर, ये > 0 होते हैं। होल स्क्वायर > 0 होते हैं, ठीक है। और उनमें अगर आप 2 ऐड कर दोगे, उनमें अगर आप 2 ऐड कर दोगे, अगर हम इनमें 2 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 2, तो ये > 2 हो जाएंगे। तो एक बात तो तय है, x + 1/x जो है ना वो > 2 होगा। क्या होगा, > 2। तो ये हमको मालूम चल गया कि जो x + 1/x जो है ना, अगर तो x पॉजिटिव वैल्यू डालोगे आप,
अगर तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स ले लिया मैंने, अगर तो x आप ग्रेटर देन 0 डालोगे, है ना, देन y जो है आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगा आपको। बात समझ आ रही है? और इसी प्रकार से अगर x की वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, सीधी बात है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव डालने पे जो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव डालने पे सेम मैग्नीट्यूड का आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो x लेस देन 0 है, x अगर लेस देन 0 है तो जो x प्लस वन बाय एक्स हमारा है, x प्लस वन बाय एक्स है, ये हो जाएगा हमारा लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, है ना। ये अगर 2 से बड़ा आ रहा है पॉजिटिव पे, तो x नेगेटिव डालने पे -2 से क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि x पॉजिटिव होगा तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और अगर x नेगेटिव होगा उस केस में y जो है हमारा वो होगा -2 या फिर उससे छोटा, ठीक है जी। तो रेंज अगर देखें ना, रेंज अगर फंक्शन की देखें तो -2 से छोटा मतलब -∞ से -2 हो सकती है, और रेंज के क्या पार्ट है, 2 से इंफिनिटी, ये सारी हमारी फंक्शन की रेंज है। -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये क्या हुई, फंक्शन की रेंज हुई। तो रेंज निकालनी थी फंक्शन की, वो मिल गई -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। और ये कब आते हैं आंसर, जब x नेगेटिव हो, और ये कब आंसर आता है, ये कब आउटपुट आता है, जब x पॉजिटिव हो। x 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को बिल्कुल याद होना चाहिए, जेई के स्टूडेंट्स जो हैं वो याद रखते हैं, लर्न फॉर जेई। जेई के स्टूडेंट्स एकदम इसको भन्नाट तरीके से याद रखते हैं, एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले, जेई की प्रिपरेशन करने वाले याद रखते हैं कि भाई जो x प्लस वन बाय एक्स है ना, x प्लस वन बाय एक्स की रेंज होती है -∞ से -2। क्यों इसको याद करते हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इस सवाल का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सवाल सोल्व किए जा सकते हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और कई चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सवाल आप सोल्व कर सकते हो, इसलिए इसको याद रखते हैं। x प्लस वन बाय एक्स की रेंज कितनी हुई, -∞ से -2 क्लोज यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए। आज के लेक्चर में जो सवाल मैं करवा रहा हूं, उन सवालों से सीखने को बहुत है, वो सवाल तो है ही, उनसे सीखने को काफी कुछ है। तो उन सवालों से क्या सीखा वो भी साथ के साथ आप जो है अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चले, ठीक है ना। और मैं कोई लल्लू लाल सवाल नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना। जो सवाल ठीक हैं, अच्छे हैं, और जिनका सवाल सोल्व करने के बाद आप थ्योरी सीख सको, वही सवाल करवा रहा हूं। तो सवालों को सीखने के लिए, उन सवालों को करने के लिए आपके एफर्ट लगेंगे, तो एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल ये लल्लू वाले नहीं हैं, ढंग के सवाल हैं, तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, सीखने के लिए। तो खैर देखिए जरा, इधर पूछा है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, कितने x ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इसको सोल्व कर लें, मालूम चल जाएगा कि भाई ये वाला x और ये वाला x इसको सेटिस्फाई करता है। और एक जादुई तरीका भी है अपने पास, ग्राफ का इस्तेमाल करके अपन सोल्व करेंगे, ग्राफ का इस्तेमाल करके। लेट्स सोल्व बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफ का इस्तेमाल करके अगर इसको सोल्व करोगे ना, तो आधे मिनट 1 मिनट के अंदर ही सोल्व हो जाएगा ये, है ना। मतलब बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएगा, 10 सेकंड में ही सोल्व कर दिया करोगे आप प्रैक्टिस के बाद, तो ठीक है। तो ग्राफ का इस्तेमाल करके सोल्व करते हैं इसको। ग्राफ का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे सोल्व, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है ना, इसको मान लिया फंक्शन fx मान लिया लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी को, mod x प्लस 2 mod x माइनस 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटी है उसको मान लिया फंक्शन gx, राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को मान लिया फंक्शन gx, करेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, fx का ग्राफ और gx का ग्राफ बनाऊंगा सेम xy एक्सिस पे। जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन का सवाल हो और ग्राफ से करना हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का सवाल हो और ग्राफ से करना हो, तो सेम xy प्लेन पे, सेम xy प्लेन पे अपने को लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का और राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का ग्राफ बनाना होता है।
मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन में कई सारे मॉडुलस इन्वॉल्व हैं, 2 मॉडुलस इन्वॉल्व हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब सीधा उस थ्योरी का इस्तेमाल करके ग्राफ बनाऊंगा। तो देखिए जरा, इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो ये x इक्वल टू 0 यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे लिख लिया x इक्वल टू 2 मैंने। x की वैल्यू जब 0 डाली तो fx की वैल्यू कितनी आई, 0 डालने पे 4 आई। x की वैल्यू 0 डालने पे fx की जो वैल्यू है वो 4 आई, और x की वैल्यू 2 डालने पे fx की वैल्यू कितनी आई, 2 डालने पे तो 0 हो गया, 2 डालने पे ये हो गया 2, तो 2 डालने पे fx की वैल्यू 2 आई, 2,2 पॉइंट। ग्राफ कैसे बनेगा इसका सिखा चुका हूं ऑलरेडी। ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, यूं करके, ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा। बात समझ आ रही है? ये ग्राफ बन गया fx का। ध्यान से सुनना, ये जो ग्राफ बना है ये बना है y इक्वल टू fx का ग्राफ बना है, ठीक है। अब gx इक्वल टू 13, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना है 13 का ग्राफ कैसे बनेगा, वो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये बन गया हमारा gx इक्वल टू 13। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है x एक्सिस के पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। सवाल यह है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। आपको बता दूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर ग्राफ से निकालने हैं तो 2 ग्राफ जितनी बार कट किए, एक बार तो यहां पे देखिए कट किए, एक बार देखिए यहां पे कट किए, 2 ग्राफ जितनी दफे कट करें उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों ग्राफ एक इस बिंदु पे बराबर हुए, एक इस बिंदु पे बराबर हुए, और सवाल यही तो है कि दोनों कितनी बार बराबर हो रहे हैं। दोनों हो रहे हैं भैया 2 बार बराबर। कितनी बार बराबर? 2 बार बराबर हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 2। इसने ये नहीं पूछा कि निकाल के भी दिखाएं कौन सा सॉल्यूशन है, बस पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दें। हमने बोल दिया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हुए। क्यों हुए? क्योंकि ग्राफ जो है दोनों एक दूसरे के 2 बारी कट कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मस्त सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व। स्क्रीन पे आपके सामने सवाल है कि इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, देन शो दैट f ऑफ 1 बाय x माइनस fx के बराबर होगा, और f ऑफ माइनस 1 बाय x जो है माइनस 1 अपॉन fx के बराबर होगा, ठीक है। तो सवाल आई होप एकदम क्लियर होगा, आपको दिख रहा होगा, एकदम सही समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट करते हैं सोल्व। गिवन है हमारा fx x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। f ऑफ 1 बाय x जो है ना वो प्रूव करना है माइनस fx के बराबर, तो आप f ऑफ 1 बाय x निकालें। x की जगह अब f ऑफ 1 बाय x कैसे निकलेगा? f ऑफ 1 बाय x कैसे निकलेगा? ये जो इनपुट है ये 1 बाय x कैसे आएगा? जब आप ये जो x है ना, इस x की जगह 1 बाय x रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस कर देंगे x को 1 बाय x से। तो जब x को 1 बाय x से रिप्लेस करेंगे तो x को 1 बाय x से यहां रिप्लेस किया तो सब जगह करना पड़ेगा, सब जगह करना पड़ेगा आपको। बात समझ आ रही है? तो ये निकल जाएगा f ऑफ 1 बाय x। कितना निकला f ऑफ 1 बाय x? f ऑफ 1 बाय x मस्ती में निकलेगा। कितना निकलेगा? यहां पे एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय x इंटू, यहां देखिए 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय x। x कटा, मजा आया, तो ये हुआ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देख लें आप, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और इसको आप यूं लिख सकते हैं, f ऑफ 1 बाय x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ x माइनस 1, और 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। इस क्वांटिटी को ध्यान से देखें, क्या ये क्वांटिटी हमारी fx है क्या? बिल्कुल, देखिए fx ही है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये हमारा माइनस ऑफ fx आ चुका है। f1 बाय x क्या आ चुका है? माइनस fx। हो गया प्रूफ। यही पूछा था कि भाई f1 बाय x को माइनस fx के बराबर प्रूफ करें, एकदम झट से प्रूफ कर दिया, खट से आंसर आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो सेकंड वाला देखते हैं जरा। f ऑफ माइनस 1 बाय x बताएं क्या होगा? अच्छा, f ऑफ माइनस 1 बाय x इसने बोला कि माइनस 1 बाय fx के बराबर होगा, प्रूफ कर दीजिए। कर देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो भाई? f1 बाय x मिल चुका है ना, यहीं से प्रूफ कर देते हैं।
f1/x मिल चुका है माइनस एफ एक्स के बराबर, f1/x मिल चुका है माइनस एफ एक्स के बराबर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने रिप्लेस कर दिया x को माइनस एक्स से। लेफ्ट में जहां x है वहां माइनस एक्स कर दिया, राइट में जहां x है वहां पे भी माइनस एक्स कर दिया। तो लेफ्ट हो जाएगी f ऑफ -1/x, x को जब माइनस एक्स डालोगे f -1/x होगी, और यहां हो गया माइनस f माइनस एक्स। कितना हो गया, माइनस f माइनस एक्स। तो माइनस f माइनस एक्स क्या होगा, अब देखिए f माइनस एक्स क्या होगा, fx मालूम है, fx मालूम है, f माइनस एक्स क्या होगा, यहां पे निकाल के दिखा रहा हूं, fx मालूम है x माइनस 1/x+1। तो x की जगह अगर आप माइनस एक्स रख देंगे, x की जगह अगर आप माइनस एक्स रख देंगे, x की जगह अगर आप माइनस एक्स रख देंगे, तो ये देखिए f माइनस एक्स मिला अपने को। यहां पे देखिए ये जो है ना, ये मिला अपने को ये मिला अपने को, ये मिला अपने को f माइनस एक्स, ठीक है ना। और इस f माइनस एक्स की वैल्यू यहां पे मस्ती के साथ पुट कर रही है, तो माइनस के अंदर आगे आ गया माइनस एक्स माइनस 1/-x+1, ठीक है जी। तो f -1/x मिला है, f -1/x मिला है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x+1 नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूं, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ गया, x -1। तो f -1/x आया है, माइनस साइन तो यहां पे इस क्वांटिटी को देखिए आप, x+1/x-1 को, x+1/x-1 को देखेंगे तो वो इसका रेसिप्रोकल है, x+1/x-1 इसको देखिए आप, वो इसका रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल बोले तो इसका रेसिप्रोकल, fx का रेसिप्रोकल बोले तो 1/fx। तो एकदम मस्त प्रूफ हो गया कि f -1/x जो है ना, f -1/x जो है ना, वो -1/fx के बराबर है। ठीक है जी, बढ़िया एकदम। तो दोनों प्रूफ करने के लिए बोले थे, प्रूफ कर दिए हमने, ठीक है ना। यहां बस मैं आपको बताना चाहता हूं रिप्लेस अलाउड है करना। क्यों करना अलाउड है रिप्लेस, क्योंकि x एक इनपुट का काम करता है, इस इनपुट को बदल के फंक्शन में दूसरा इनपुट रख सकते हो, तो यहां सब जगह दूसरा रखना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही, फंक्शन में तो बहुत सारे इनपुट रखे जा सकते हैं, x की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, तो 1/x भी रख सकते हो। ठीक है जी, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताएं। और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। A, B, C और D 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताएं। देखिए फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है अपने को, ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए fx फंक्शन हमारे पास है 2 माइनस मॉडुलस x माइनस 5। अब डोमेन का मतलब होता है वो x बताएं जो इसमें पुट करना अलाउड है। तो मॉडुलस की डोमेन तो ऑल रियल नंबर होती है भाई, कोई भी x रख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 -1 -2 -3, इसको कोई परेशानी नहीं है किसी भी x की वैल्यू से। ठीक है, तो डोमेन हो जाएगी हमारी ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इसने बोला रियल पॉजिटिव, गलत हो गया, इसने बोला रियल पॉजिटिव, गलत हो गया, तो आंसर बी और सी में से होगा। ठीक है जी, ऑल रियल नंबर होनी चाहिए डोमेन। ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं। मॉडुलस x माइनस 5 की रेंज बताओ क्या होगी। इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के इन्फिनिटी। बता दूं आपको कि 0 से इन्फिनिटी रेंज होती है मॉडुलस x माइनस 5 की, क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये 0 या उससे बड़ा होगा। स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेंज निकाल रहा हूं। माइनस मॉडुलस x माइनस 5 की बात करें तो इसके आगे माइनस लगा दे तो इन सबके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 2 जोड़ दूं इसके अंदर, इस क्वांटिटी में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो इन सब में 2 जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2। तो आप देख लीजिए ये वाला फंक्शन fx फंक्शन की रेंज निकल चुकी है, तो रेंज ऑफ फंक्शन f निकली, रेंज ऑफ फंक्शन f निकली, और वो कितनी आई, माइनस इन्फिनिटी से 2। कैसे निकाला अपन ने, बेसिक तरीके से निकाला, स्टेप बाय स्टेप मेथड से निकाला, स्टेप बाय स्टेप मेथड से हमने निकाल दिया रेंज इस फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी से 2 पे क्लोज्ड है, वो यहां पे लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर एकदम, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ एफ एक्स फंक्शन। इस एफ एक्स फंक्शन की अपने को डोमेन बतानी है। तो
एफ एक्स फंक्शन है log 3 माइनस एक्स बाय एक्स विद बेस 10 और इसका है रूट, ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहां पे दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रखे हैं। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, वो एक्स की वैल्यूज जो यहां पे रखना अलाउड है। इस सवाल में देखें तो दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रखे हैं। एक फंक्शन तो है रूट के अंदर, मतलब एक फंक्शन तो रूट है और दूसरा फंक्शन है log फंक्शन। दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। एक तो log का ख्याल रखना पड़ेगा। log बोलता है कि हमारा इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। log बोलता है कि जो हमारा इनपुट है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और रूट बोलता है हमारा इनपुट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रूट का जो इनपुट है ये वाला log बेस 10 के साथ 3 माइनस एक्स बाय एक्स, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो 3 माइनस एक्स बाय एक्स है ना, ये 10 की पावर 0 से बड़ा होना चाहिए। 10 की पावर 0 कितनी होती है? 1, ठीक है। तो अगर 3 माइनस एक्स बाय एक्स 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये अगर 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ये 0 से बड़ा तो होगा ही, मतलब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये अपने आप ही सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मेन मुद्दे की जो हमारी इनइक्वालिटी है वो ये है, इसको सोल्व करना। इसके जो एक्स होंगे वही हमारा डोमेन होगा। 1 को लेफ्ट में लेकर के जाऊं तो 3 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लें तो 3 माइनस 2x बाय एक्स जो है ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, राइट हैंड साइड में 0 है। इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो क्या लगाई? नंबर लाइन लगाई। ये फैक्टर 3/2 पे 0 होता है, x 3/2 पे, 3/2 इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू 0। x 3/2 हमारा आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि x 3/2 पे ये 0 हो रहा है, हमें 0 चाहिए भी है। x 3/2 से बड़े हमारे आंसर नहीं होंगे, क्योंकि x 3/2 से बड़ा रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे आंसर नहीं होंगे, ये हमारे आंसर होंगे और ये हमारे आंसर नहीं होंगे। x0 हमारा आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि x0 डिनोमिनेटर में रखा हो, डिनोमिनेटर में है x तो 0 होना अलाउड नहीं है। तो जो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो हैं 0 से 3/2। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? यहाँ पे देखिए डोमेन जो होगी, देख सकते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0 ओपन से 3/2 क्लोज्ड। और वो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ओपन 0 से क्लोज्ड 3/2। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस फंक्शन की अपने को रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के मल्टीपल तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक कभी सिखाऊंगा तो बहुत सारे तरीके सिखा दूंगा, अभी इसको सोल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो इसकी रेंज निकालने का एक तरीका जान लेते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसकी रेंज निकालते हैं। अगर अपन स्क्वायर कंप्लीट करना जानते हैं तो इसको देखिए यूं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली चीज को यूं लिख दें 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होकर के x के बराबर ही है ये। तो एक्स स्क्वायर को यूं का यूं लिखा, ये जो x है इसको लिखा 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, और जो 1 है, ये जो 1 है, इस 1 को लिख दिया 1/4 प्लस 3/4। इस 1 को क्या लिख दिया? 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को अगर ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस है 3/4, प्लस है 3/4। तो मैंने जैसा कि बताया था आपको कि जब मल्टीपल वेरी होने वाली चीजें हों, अगर आप उनको कर दो एक सिंगल वेरी होने वाली चीज में तो कमेंट करना इजी रहता है, ठीक है ना। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर देख करके आपका मन करेगा ये बोल दें कि यार ये तो होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर जो होते हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर 3/4 जोड़ा हुआ है तो ये जो क्वांटिटी होगी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगी। ये जो क्वांटिटी होगी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगी। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी ना, रेंज ऑफ फंक्शन
वो क्या होगी 3/4 या उससे बड़ी। ये क्वांटिटी जो है या तो ये 3/4, इसका जो आउटपुट है 3/4 या फिर उससे बड़े होंगे। तो रेंज फंक्शन की कितनी हो जाएगी 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी, क्लोज्ड 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी। करेक्ट है एकदम। तो रेंज कैसे निकाली, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके बड़ा सिंपल तरीका होता है रेंज निकालने का। इसके अलावा तरीका और भी होता है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक का स्पेशल डिस्कशन करेंगे तब मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, स्पेशली क्वाड्रेटिक जहां पे डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 -x/2, ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है, और सवाल पूछा है कि एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई किसके बराबर होगा, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमको दे दिए, ठीक है। तो सवाल एक बार ध्यान से देख लें, मैं कहूंगा कि आप इस सेशन को पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद सेशन को कंटिन्यू करके देखें कि आपका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से मैच कर रहा है क्या, आंसर आपका सही है या नहीं। हमें एफ एक्स फंक्शन गिवन है 2x प्लस 2 क्या है 2x प्लस 2 ठीक है जी। एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई निकालना है, ध्यान से देखें, एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई निकालना है। तो मुझे बताएं एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, x की जगह पे x प्लस वाई रखना है, x प्लस वाई अगर x की जगह पे रख दोगे तो एफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, तो एफ एक्स प्लस वाई आ जाएगा 2x की जगह पे x प्लस वाई रख दिया, 2x प्लस वाई प्लस 2 x प्लस वाई डिवाइड बाय 2। एफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, एफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, x की जगह पे x माइनस वाई रख दीजिए, तो वो होगा 2x माइनस वाई प्लस 2 x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई ये अपने को निकालना है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई अगर कर दिया तो वो होगा दिस इंटू दिस, दोनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, 2x प्लस वाई प्लस 2 माइनस, ये माइनस है यहां पे, ठीक है, प्लस 2 x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 प्लस 2x माइनस वाई प्लस 2 x माइनस वाई। करेक्ट है। तो एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स, इंटू करना है अपने को ना, हाँ इंटू करना है अपने को, मैंने यहां पे ऐड कर दिया, इंटू करना है अपने को, एफ एक्स प्लस वाई को और एफ एक्स माइनस वाई को इंटू करना है, तो इंटू करना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस वाई हमारा ये है, एफ एक्स प्लस वाई हमारा ये है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, इसको इंटू करना है एफ एक्स माइनस वाई से, एफ एक्स माइनस वाई से इसको इंटू करना है, ठीक है ना। तो ये अपने को मिलेगा एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई जो है ना, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो 2 इंटू 2 4 हो गया, डिवाइड में तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना पड़ेगा, इसके साथ भी करना पड़ेगा, इसी प्रकार से फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना पड़ेगा, फिर इसके साथ करना पड़ेगा, दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया, 2 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये हो गया 2 माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 -2y, ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है ये इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, 2 एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, y और y 2y हो गया, 2 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो 2 हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा -2x। बात समझ आई। अब देखो इसके बाद यहां पे कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 2x
और 2 की पावर -2x को इकट्ठा लिख लेता हूं। 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर -2x को इकट्ठा लिख लिया, ठीक है, प्लस 2 की पावर 2y और 2 की पावर -2y को एक जगह लिख लिया। 2 की पावर 2y प्लस 2 की पावर -2y को एक जगह लिख लिया, ठीक है। डिवाइड बाय है 4, डिवाइड बाय 4 को लिख लिया। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1/2, ठीक है ना। बात वही है, 2 इंटू 2 4 ही लिखा हुआ है। इसको रीअरेंज कर लिया इस तरीके से, ठीक है। इसको रीअरेंज करने के बाद आप ध्यान से देखिए, इसको रीअरेंज करने के बाद आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी f ऑफ 2x बनेगी, और ये वाली जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को ध्यान से देखें, ये क्वांटिटी बनेगी, ये वाली क्वांटिटी बनेगी f ऑफ 2y, f ऑफ 2y, ठीक है। और बाहर लिखा हुआ है 1/2। ये f ऑफ 2x क्यों बनेगी, आप यहां पे देख लें। अगर x की जगह पे मैं 2x डाल दूं तो आप देख सकते हैं f ऑफ 2x कितना बना, x की जगह 2x डाल करके f ऑफ 2x बना 2 की पावर 2x प्लस x की जगह 2x डालो 2 की पावर -2x डिवाइड बाय 2। तो ये जो क्वांटिटी है आप देख सकते हैं ये क्या बनी है, f ऑफ 2x। और सिमिलरली ये वाली क्वांटिटी क्या बनी है, ये बनी है f ऑफ 2y। क्लियर है एकदम। तो कुल मिलाकर के अपने को क्या मिला, अपने को मिला कि f ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई वो किसके बराबर है, वो बराबर है हाफ ऑफ एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2y, हाफ ऑफ एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2y ऑप्शन नंबर 2 के इक्वल है। करेक्ट है एकदम। तो आज के सेशन में हमने कई सारे सवाल सोल्व किए, डिफरेंट टाइप के सवाल सोल्व किए। अगर सारे सवाल आप अच्छे से सोल्व कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, एफर्ट लगा के आपको सोल्व करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तो मैं कहूंगा कि फंक्शन में आपकी एक बड़ी अच्छी शुरुआत हो चुकी है और बड़े अच्छे ढंग से आप फंक्शन को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको। कुछ सवाल होमवर्क थे, तो जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं आइए एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। लास्ट टाइम पे मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें बोला था कि मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल मैंने बोला था कि मल्टीनोमियल एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस बताइए आप। मल्टीनोमियल एंड पॉलिनोमियल में आप डिफरेंस बताइए। मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मल्टीनोमियल होता है मेनी टर्म्स, ठीक है ना। मल्टीनोमियल का मतलब होता है मेनी टर्म्स। जैसे वो कैसी भी हो सकती है, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 100 प्लस √2 प्लस एक्स की पावर -8/3। यहां पे देखिए 4 फैमिलीज की टर्म्स को जोड़ के लिखा हुआ है। एक्स की पावर 1/2 फैमिली, एक्स की पावर 100 फैमिली, रूट फैमिली, एक्स की पावर -8/3 फैमिली, और इनको जोड़ के लिखा हुआ है। ये मल्टीनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक्स की पावर होल नंबर्स हो, जैसे x², एक्स की पावर 14 है ना, इसके कोफिशिएंट भी हो सकते हैं इस प्रकार से, एक्स की पावर 9, इनको जोड़ करके लिखा हो, ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में एक्स की पावर होल नंबर होना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक किस्म का मल्टीनोमियल तो बोला ही जा सकता है। ऑल पॉलिनोमियल्स आर मल्टीनोमियल्स। ऑल पॉलिनोमियल्स, सारे जो पॉलिनोमियल्स है ना, ऑल पॉलिनोमियल्स आर मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स, सारे पॉलिनोमियल्स मल्टीनोमियल्स तो हैं ही, लेकिन मल्टीनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। जैसे ये एक मल्टीनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल भी है, ठीक है ना। तो सारे मल्टीनोमियल्स पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ऑल मल्टीनोमियल्स आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ऑल मल्टीनोमियल्स आर नॉट पॉलिनोमियल्स। सारे मल्टीनोमियल्स पॉलिनोमियल्स नहीं होते, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स मल्टीनोमियल्स होते हैं। तो ये लास्ट टाइम का सवाल था। उससे पहले के जो 2 मॉडुलस के सवाल थे वो भी डिस्कस कर देता हूं। एक सवाल ग्राफ का था कि ग्राफ बनाना है f(x) = mod x + 2 + 2 mod x + mod x - 5, ठीक है ना।
इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला था, होमवर्क डिस्कशन है ये, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला था, होमवर्क डिस्कशन। कई सारे लोगों ने आंसर भेजे हैं, लिंक भेजे हैं, मैंने चेक किए, मैक्सिमम मेरे को गलत मिला इसका आंसर, ठीक है ना। अच्छा ग्राफ किसी ने नहीं बना रखा। तो सिंपल सी बात है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स पहले चेक कीजिए मॉडुलस के। इसका अगर अपने को ग्राफ बनाना है तो बड़ा इजी तरीका है। इस वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, x-2, तो x-2 मार्क कर लें। इस वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, x0, तो x0 तो यही हो गया x0। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, x5, ये यहां हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें, अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, -2 है, जैसे इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालें, -2 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे -2 पुट करोगे 0, ये हो गया 4 और ये हो गया 7, 7 और 4 कितना हो गया 11, तो -2 पे 11 है, यहाँ हो गया मान लो -2, 11, -2 पे फंक्शन की वैल्यू 11 है। 0 पे देखिए 2 और 5 7, 0 पे है 7, तो ये हो गया 0,7। 5 पे देखें, 5 इसमें डाला 0, 5 इसमें डाला 10, 17, ठीक है, तो 5 पे कितनी है 17, ये हो गया 5,17। ग्राफ कैसा बनेगा, इनको ज्वाइन कीजिए, इनको ज्वाइन कीजिए, इसके बाद ये आगे चला जाएगा, ये इसके बाद इस तरफ चला जाएगा। ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन का ग्राफ। किसी ने भी ठीक नहीं बना रखा है ना। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, ये सीधा खींचा हुआ है भाई, इसके बाद बिहेवियर बदलेगा, ऐसे यहाँ पे यूं इसको टेढ़ा करना है ना। कई ग्राफ हो सकता है ऊपर भी जाए, हो सकता है इस तरफ भी जाए, वो देखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक शेप देखी तो ऐसी शेप जो है ग्राफ की बनेगी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए शेप बदल रही है, शेप बदल रही है, शेप बदल रही है। ग्राफ यूं होकर के फिर इसका स्लोप में चेंज आया, ठीक है, फिर स्लोप में चेंज आया, फिर इसके स्लोप में चेंज आया, करेक्ट है ना। तो ये इसका सही ग्राफ है, ठीक है। मॉडुलस का एक और सवाल बचता है, उस सवाल को मैं प्रॉब्लम्स में ले लूंगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। सो आज अपन इतना ही करेंगे, आज के लिए काफ़ी हो चुका है। नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे। आज अलविदा कहता हूं आपको। सफ़र की यहाँ पे इस कहानी को रोकना पड़ेगा और एक हंसी के साथ फिर आप मुझे और मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, फंक्शन के बचे हुए पार्ट के साथ। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन सीखेंगे क्या होता है, फंक्शनल इक्वेशन बताऊंगा क्या होता है, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में थ्योरी पार्ट को खत्म कर दें। सवाल भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। सो देन बाय बाय, दुआओं में याद रखना, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।